अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक एक दफ़ा फिर समाअत हुई और आज फुल कोर्ट बेंच वहां पे मौजूद था और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील की जानिब से अपने दलाइल का दोबारा आगाज़ किया गया। बेंच की जानिब से जो रिमार्क सामने आए हैं उसमें से चंद जजेस के रिमार्क से ऐसा लगता था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो केस है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद चंद दीगर जजेस की जानिब से उस मामले के ऊपर बड़े संगीन किस्म के सवालात भी किए गए हैं। पिछले 24 से 48 घंटे की डेवलपमेंट्स को अगर उठा के देखें, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट को खोलने का हुक्म भी सामने आ गया। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर जो साइफर का केस था उसके अंदर भी उन्हें बरी कर दिया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बरी कर दिया गया। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इस बात की आस लगाए बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बहुत जल्द, कुछ का तो ये कहना है कि 1 महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब अब शायद रिहा होने वाले हैं। आखिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ठंडी हवाएं अब चलना शुरू हो गई हैं? इस पर तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सीनियर सियासतदान और सेंटर फैसल वाडा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंचोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा बिलाल कियानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाडा साहब, मैं आपसे सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगा। मैं आपकी गुफ्तगू देख रहा था आज से चंद दिन पहले की, तो आप तो फरमा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हो सकता है पाबंदी लग जाए, उसे बैन कर दिया जाए। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले आना शुरू हो गए। वाडा साहब, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए मंसूर साहब, मैं अपना एनालिसिस वक्त से पहले देता हूँ। कभी वो 15 दिन बाद होता है, कभी वो 10 महीने बाद होता है, कभी वो 6 महीने बाद होता है। लेकिन जो मेरा तज्जिया होता है वो तज्जिया अल्लाह की मेहरबानी, अभी तक तो अल्लाह ने इज्जत रखी है। और क्यों मैंने कहा उसका भी मैं रीज़न दे देता हूँ कि आपने एमक्यूएम लंदन क्यों बैन किया था, क्या वजूहत थी, सिमिलर थी बल्कि उससे इससे कम थी। और आपने तहरीक लब्बैक को, जबकि वो तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, ना अदालती निज़ाम के, ना फ़ौज के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो जीन्स और च्युइंगम नहीं खाते, शलवार कमीज टोपी और दाढ़ी रखते हैं, तो आपने उनको 4th शेड्यूल में डाला हुआ है। तो क्यों? तो अगर एक आदमी या एक पार्टी अपने बयानिए के लिए, अपनी सियासत के लिए 9 मई कर सकती है, क्योंकि अब तो 9 मई से भाग नहीं सकते ना। उसके बाद SIFC में सिपा सलार की तस्वीर लगा के ये बता सकती है कि जेबें भरने का मंसूबा बन रहा है, और फिर 71 की वॉर का जिक्र कर देती है, तो करना क्या चाह रहे हैं? तो हम मुल्क तो नहीं तोड़ने देंगे। और टेररिज्म सिर्फ गोलियां चलाने से तो नहीं होता, जबकि 9 मई में वो भी हुआ। टेररिज्म तो मॉरल भी है, सोशल भी है। तो टेररिज्म की तो डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। और क्या तहरीक इंसाफ के पास ये राइट है? और जो आज उनको डिफेंड कर रहे हैं वो आज के फसली बटेरे हैं, वो तो पार्टी का हिस्सा ही नहीं थे। अच्छा। पार्टी का हिस्सा तो हम जैसे लोग थे। और मैं तो तब निकाला गया पार्टी से जिस वक्त इमरान खान साहब चांद पे बैठे हुए थे और पार्टी उनकी सितारों में बैठी थी। यही चीज से मना कर रहा था नहीं, ये हमारे साथ पहले भी चीजों से मना किया। फैसल साहब, हमारे साथ नईम पंचोता साहब इस वक्त मौजूद हैं। ये पुराने वालों में से हैं, नए वालों में से हैं? नहीं, नईम पंचोता साहब को भी मैंने तो, देखिए नईम पंचोता साहब की एज जाती तौर पे तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैंने तो इनको पार्टी के अंदर अभी देखा है। इससे पहले तो मैंने काले कोट और टाई वाले तो देखे ही नहीं थे। और जो आज नजर आ रहे हैं आपको, वो अगर 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 बिलफर्ज मफरूजे के तौर पे इमरान खान साहब बाहर आते हैं, मेरे कोई भी नजर नहीं आएगा। बड़ी क्लैरिटी है मेरी। मैं इस पार्टी में पैदा हुआ हूँ, मैंने इस पार्टी में सियासत सीखी है, मुझे इमरान खान साहब ने सियासत सिखाई है। वो और बात है कि वो भूल गए, जो पढ़ा मुझे पढ़ाया था मुझे तो याद है। मैं तो अभी भी उस चीज पे खड़ा हुआ हूँ। प्रॉब्लम सारी ये है मंसूर साहब कि आप दीवानगी की हद तक नहीं जा सकते। आप उस हद तक नहीं ले जा सकते कि मुल्क में आप, और ये जो टोले हैं और ये जो फैसिलिटेटर हैं या इंडियन ट्रोलिंग कर रहे हैं इनके बयानिए की, और बैक एंड पे इंटरनेशनली कॉन्स्पिरेसी चल रही है और नेशनली भी लोग पसे पोस्ट खड़े हो गए आके, उन सबके जाती मुफादात है। अगर आप सब डॉट्स को एक कैनवस पे रख ले तो आपको पूरी फिल्म नजर आ जाएगी। नहीं, लेकिन मैं बार बार फिर एक और चीज भी कहता हूँ, जी बोले कि आप पकड़ते जाएंगे वो छोड़ते जाएंगे, आप पकड़ते जाएंगे वो छोड़ते जाएंगे, एंड में सारे करतूतों में सब पकड़े जाएंगे। कौन छोड़ते जाएंगे? को अपने पास ये रिकॉर्ड पे बना लीजिएगा। कौन छोड़ते जाएंगे? सर अब वक्त से पहले हर चीज खोल दी तो मंसूर साहब अब मुझे प्रोग्राम में बुलाएंगे नहीं ना, मसला ये। अच्छा। मुझे भी तो आगे प्रोग्राम के लिए रखनी ना चीजें। अच्छा चले, ये पंचोता साहब, वो वाडा साहब का ये कहना है कि अगर खान साहब बाहर आए तो आप सबकी छुट्टी है सर, और जो काम चल रहा है उस पर आपकी जमात पे पाबंदी लगना एक रियलिटी नजर आ सकती है। आपको इस बात का अंदाजा है संगीनी कितनी है सूरत हाल की? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया। देखें, मैं वाडा साहब की किसी बात से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि वाडा साहब जिस तरह से आकर आपने देखा कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की
और किसकी हदायत के ऊपर आकर की, मैं अब उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन जजेस के बारे में ट्रोलिंग करना, और जजेस फिर उसके अंदर अलामी के अंदर ये भी कह रहे हैं, अपना जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर बात करना और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो होती है, और कार्रवाई के दरमियान फिर जाकर ये कहते हैं जी बिल्कुल मैं उस बात के ऊपर कायम हूँ। शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टेकअप किया गया कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई एक्चुअली ना की जाए और सिर्फ एक नॉमिनल सा या एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाए और वहाँ पर ये काम स्टार्ट किया जाए। अच्छा, वैसे हाई कोर्ट के वैसे पंचोता साहब, मैं कता कलामी की माजरत, लेकिन तौहीन अदालत का जिक्र अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे तो अजीब नहीं लगता? मतलब आपने मौजूदा चीफ जस्टिस के हवाले से क्या क्या कुछ नहीं लिखा सोशल मीडिया पे। जिन जज साहब की जानिब से कल आपको रिलीफ मिला, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनसे भी आपको रिलीफ मिला, लेकिन उनके हवाले से भी सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या नहीं किया आपकी जमात ने, तो वो तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता? देखिए बात ये है ना कि फॉर एग्जांपल जी, अगर तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जिसके हवाले से खास तौर पर इन्होंने बात की है, बाबर सितार साहब के हवाले से या दीगरों के हवाले से, देखें अगर देखा जाए ना तो अगर उन्होंने इनको इफेक्ट किया है ना तो फिर तो ये बात करें। लेकिन मसला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने या इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब ने जितनी दरखास्तें गई, उनके ऊपर क्या कार्रवाइयाँ की, हमेशा अपने पास, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अपने पास तमाम दरखास्तें रखी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के हवाले से हमने जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त दी, आपने उसको लगाया ही नहीं। हमने 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर दरखास्त दी, आपने उसको लगाया ही नहीं। हमने फंडामेंटल राइट्स के हवाले से आपसे बात की, पंचोता साहब, नहीं पंचोता साहब, आपकी अपनी रीजंस होंगी सर। मैं आपकी रीजंस, सर मैं आपके मैं आपके रीजंस नहीं पूछ रहा ना सर, मेरी अर्ज सुन लीजिए पंचोता साहब, मेरी रीजन सुन लीजिए। बड़ी अदालत है और उनका हक बनता है इंसाफ देना। लिसन टू मी पंचोता साहब, जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी रीजंस मैं नहीं पूछ रहा आपसे, आपकी रीजंस होंगी वो चाहे जो भी हो, वो किसी की भी तौहीन अदालत की तो जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती ना। यू हैव योर ओन रीजंस, ही हैज हिज ओन रीजंस, लेकिन तौहीन अदालत तो किसी सूरत नहीं हो सकती। फर्क ये है कि वो अपनी बात पे अभी भी खड़े हैं, वाडा साहब खड़े हैं, वो कह रहे हैं मैं ना कोई माफ़ी मांगूंगा और ना मैंने किसी की तज़दीक की है, मैंने बेहतरी के लिए कि अगर कोई कहीं पे मुझे नजर आ रहा है कि इस चीज़ से बेहतरी हो सकती है, मैंने वो किया है। आप ये कह सकते हैं कि आपने बेहतरी के लिए किया है जो कुछ किया है? नहीं, देखिए पगड़ियों को फुटबॉल बनाना और इस तरह से जनाब उनके ज़ाती मालूमात जो हैं वो शेयर करना, और किसने उसको इजाज़त दी, कहाँ से ये ली गई, किसके कहने के ऊपर सारे की गई, किसके कहने के ऊपर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तारड़ साहब दुखी हुए बैठे थे, दीगर दुखी हुए बैठे थे, जैसे उनके साथ बड़ा जुल्म हो गया। जजेस ने किया क्या है? उन्होंने किया सिर्फ ये था, उनका कसूर था कि वो कह रहे थे कि सर्वेलेंस कैसे होती है, कौन रिकॉर्ड करता है, कैसे होती है, कैसे पब्लिश की जाती है, कैसे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। अब इसके अंदर अगर वो ये कहें कि मुल्क जो है कानून के मुताबिक चलेगा, एजेंसियां नहीं चलाएंगी, तो क्या गलत है? उसको दिफा करने के लिए अब मैं ये कहता हूं कि बात किसी और की हो रही है, आप जाकर वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, हम दुखी हो रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये एक नामुनासिब तरीका है। और हम बात करें ओवरऑल जो मुल्क के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की गई, जिसको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी जिसकी बात की गई, जिसको हर जगह के ऊपर हर शख्स ने बात की, हम उसकी बात करते हैं, तो उसके ऊपर क्या बात करना वो गलत है। और दूसरी बात ये 9 मई के हवाले से मोटा साहब कह रहे थे कि इनके ऊपर पाबंदी लगेगी, किसी सूरत पाबंदी नहीं लगेगी। 9 मई एक पाक फ्लैग ऑपरेशन था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया, हम उसके लिए इसीलिए कह रहे थे कि उसके ऊपर जो है जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। जब भी अदालत के अंदर 9 मई के हवाले से केस आता है, खान साहब बेइज्जत बरी हो जाते हैं। अच्छा, वैसे के पास कोई पंचोता साहब, मैं आपसे आपको मेरी आवाज आ रही है पंचोता साहब? ये एक्ट करना बड़ा जरूरी है पंचोता साहब, आज तक ये कहा जाता है। पंचोता साहब, आपको मेरी आवाज नहीं, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, आपको मेरी 9 मई के केसेस के अंदर क्यों नहीं सजा दी जा रही? सर ये बार बार आप जब फॉल्स फ्लैग कहते हैं ना, बराए मेहरबानी, ये बड़ी एक लूज आर्गुमेंट है। हसान न्याजी जो खान साहब का भांजा है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का क्या वो प्लानर था, उनके साथ काम कर रहा था वो? देखें, हसान न्याजी का जो जितना कसूर है ना, आपने उसको उस हिसाब से देखना है। जहां पर दहशतगर्दों के हवाले से आपकी एंटी टेररिज्म कोड्स है ना, तो आपने देखना है कि क्या उस जुमरे में आता है, क्या पेंट लहराना जो है वो इस जुमरे में आता है कि आप बंदे को अपने पास रख लें, उसके ऊपर तशद्दुद करें, उसका ट्रायल ही जो है ना करें, और 2 दिन के अंदर आप एक ट्रायल करवा के कंक्लूड करवा के उन्हें जो है वो फैसला जो है महफूज कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रोका हुआ है कि आपने फैसला नहीं सुनाना, उनसे घर वालों की मुलाकात ना करने दें, उनको जो एक फेयर ट्रायल आइन का आर्टिकल 10A कहता है आप उन्हें दें ही नहीं,
लोगों चले के नाखून आ गया सर, पॉइंट आ गया। अब क्या, मैं कियानी साहब से मुझे बात करने दें। बिलाल कियानी साहब, तो उसको कानून के हिसाब से देखा जाएगा। कियानी साहब, ये आप देख रहे हैं ये फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ रहे हैं। खान साहब के हवाले से कल भी आया, आज सेक्रेटेरिएट भी खुल गया। आप लोगों की हुकूमत के अंडर वजीर दाखिला आपका, CDA ने ऑपरेशन किया, उनके सेक्रेटेरिएट को बंद किया, आज खुलने का हुक्म आ गया। तो हालात लग रहा है रेत की तरह आपके हाथ से निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता मामलात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए हमने तो देखा दीगर चीज़ों के साथ कि आपने बात की कि फैसले इनके हक में आ रहे हैं, तो मैं तो जी कोई लॉयर नहीं हूँ, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी तो समझ से ये बात बाला है। एक साइफर आया जिसका सिटिंग वजीर आजम होते हुए इमरान खान साहब ने कागज़ लहरा के जलसे में उसका हवाला दिया और उसकी बात की। तो क्या साइफर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है? क्या उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता? क्या इस तरीके से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को साइफर जैसे और एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट को इस तरह पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करना, और फिर उनके बकौल खुद आजम खान के साथ एक ऑडियो लीक जो निकली उसके उनके बकौल खुद उस पर खेलना, और इस हद तक खेलना कि खेल खेल के उसको जवाज बना देना नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने का गैर आईनी तौर पे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनानिमस डिसीजन के साथ ओवरटर्न किया। तो क्या एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन नहीं हुई? देखिए बाकी कोर्ट का एक फैसला आया, हमारी प्रोसिक्यूशन जो है वो इवेंचुअली शायद अपील भी करेगी, वो लीगल टेक्निकलिटीज अपनी जगह, मगर ये सब आवाम के सामने है। देखिए दूसरी बात अब आपने की फॉल्स फ्लैग की बात आपने कर दी। वो बात करते हैं फॉल्स फ्लैग की, या तो इतना फॉल्स फ्लैग था कि हम, या फॉल्स फ्लैग जिसको भी ये कहते हैं किसने फॉल्स फ्लैग करवाया, वो इतने काबिल थे कि उन्होंने पीटीआई के लोगों को कायल कर लिया कि आप इनके जो पब्लिक फेसेस हैं वो झंडे लगा के और अपने वो पीटीआई वाले जो इनके स्कार्फ हैं वो पहन के सड़कों पे आ जाएं। बड़ा जबरदस्त फिर फॉल्स फ्लैग था, फिर तो हमें बड़ी दाद देनी चाहिए। देखिए, और तीसरी बात आपने कहा कि जुडिशरी के बारे में इनने बात की, आपने बात की कि इनने सोशल मीडिया की ट्रोलिंग की। सोशल मीडिया की ट्रोलिंग आप छोड़ें, आपको काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ इनका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस याद है? आपको याद है किस तरह इनकी काबीना के मेंबरान रोजाना आके उनको और उनकी फैमिली को विक्टिमाइज करते थे, उनकी फैमिली को हाउंड करते थे? तो देखिए इन लोगों पे इसलिए इनको वन साइडेड चीजें नजर आती हैं, इनको अपना माजी हरगिज भी याद नहीं आता। और आखिर में मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि जितना भी माहौल है ना जी, अच्छा वैसे कियानी साहब एक सवाल सर, वो ये जो भी आप रेफरेंस दे रहे हैं जस्टिस काजी फाइज साहब की फैमिली के हवाले से, यू एक्चुअली रियली थिंक कि ये सारा कुछ वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर रही थी, या एक्चुअली उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी इसके अंदर किरदार अदा कर रही थी? जी देखिए, ये तो कहते थे ना उस टाइम पे, ओन भी करते थे, और फिर उसके बाद एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, फिर शहजाद अकबर करते थे, फिर इनकी जमात के लोग आके बात करते थे, फवाद चौधरी करते थे, फिर इनकी फैमिली के मुताल्लिक के बातें करते थे इन लोगों ने, और कंसिस्टेंटली मलिका बुखारी थी उस टाइम पे। तो फिर एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं कि आज के हवाले से रिकॉर्ड जरा दुरुस्त कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो गिरफ्तारियां हो रही हैं या जो कुछ भी हो रहा है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी जमात रिस्पॉन्सिबल है, आपकी हुकूमत कर रही है, सेक्रेटेरिएट आपकी हुकूमत ने बंद किया है, इनकी औरतों को अगर वो रिहा होती हैं, गिरफ्तार होती हैं बार बार, आप ये सब कुछ कर रहे हैं, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए नहीं मंसूर साहब, देखिए दो बातें, एक तो जो गिरफ्तारियां इनकी पहले हुई नाउमे के हवाले से, बिल्कुल नाउमे की जो गिरफ्तारियां उस वक्त की हुकूमत वक्त थी उसने की, केसेस बने और गिरफ्तारियां हुई, केसेस इनके कोर्ट में चले। आज अगर इनके दफ्तर सेक्रेटेरिएट के बाहर इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुई है जिसके इनको नोटिस भी गए, वो अगर सीडीए ने की है तो उन सीडीए ने उसका अपना जवाब पेश कर दिया। तो देखिए मेरे ख्याल से इन दोनों चीजों की कोई मुताबिकत नहीं है। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक ओवर आर्चिंग बात, आज जितना भी जो कुछ भी आप पीटीआई की तरफ से देख रहे हैं, चाहे वो असेंबली के अंदर हो, चाहे वो असेंबली के बाहर हो, चाहे वो कोर्ट केसेस में हो, वो सारे का लुब्बे लुभाब या जो उसका क्रक्स है वो है जो आज आरिफ अलवी साहब ने बयान कर दिया कि वो चाहते हैं कि बैसाखी उनको फिर से मिल जाए। उन्होंने फिर से आज वही बात की जो उनकी तरफ से बार बार आती है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, वो उन बैसाखियों की तलाश में जो उनको 2018 से पहले मिली, जिसके साथ उन्होंने धरने किए, जिन्होंने उनके लिए कुर्सियां लगवाई, जिन्होंने इनको टीवी कवरेज दिया, जिन्होंने फिर 2018 में इनके लिए हुकूमत बनाई। फिर 2018 के बाद जब इनसे हुकूमत नहीं चल रही थी तो उनके मुंह में नवाले डाले, जब वाले इनसे चबाए नहीं जा रहे थे तो उनका जबड़ा भी इनके लिए हिलाया। तो आज ये उन्हीं बैसाखियों की तलाश में, इसीलिए बार बार जब भी सियासी जमातों के बीच में डायलॉग की बात आती है तो ये कहते हैं इनसे बात करके हमने क्या करना, वाडा साहब, क्योंकि इनको आदत ही बात बैसाखियों से करने की है। वाडा साहब, तलाश
वाडा साहब, ये कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुलने की उम्मीद है? कुछ हो सकता है ऐसा, या कहीं पे दूर दूर तक नजर नहीं आता? वाडा साहब, मंसूर साहब देखिए, कोशिश तो बड़ी की गई है, ना उनका मैंडेट है, ना कोई बातचीत का कोई सिर पैर नजर आ रहा है, ना अभी नजर आ रहा है, ना आगे नजर आ रहा है, ना उससे आगे नजर आ रहा है। सो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, नंबर वन। नंबर टू ये कि पंचोता साहब बड़ी तकरीर कर रहे थे, एक्साइटेड थे। अब यूजुअली नए नए जब आते हैं ना तो ऐसे एक्साइटेड होते हैं, लेकिन मरवत साहब का अंजाम देखने के बाद इनको समझ आनी चाहिए कि ये भी ना समझें कि ये जो चारों तरफ विकेट के खेल रहे हैं, दिन में रात को किसी से बात, किसी से माफ़ी, किसी तलाफ़ी करके या टीवी पे शो पुटअप करेंगे तो लोग कहेंगे ओहो ये बड़ा चीता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरा ये कि पंचोता साहब से पूछे कि भाई आपकी एंट्री कब हुई है इस पार्टी के अंदर, आप कब से इस पार्टी के अंदर हैं? हम तो इस पार्टी के पले बड़े हैं, हम तो पैदा ही सियासत हमने इधर इस पार्टी के अंदर की है। ठीक, आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब आप चीफ जस्टिस को टाउट कह रहे थे, जब आप चीफ जस्टिस को फैसिलिटेटर कह रहे थे, जब आप गंदी जबान से मीडिया पे, सोशल मीडिया बाद में ट्रोलिंग कर रहे थे और उसकी इंडियन ट्रोल्स उसके साथ वो आपका बयानिया बना रहे थे, तो उस वक्त आपको जजेस का वकार याद नहीं आ गया? और पंचोता साहब के आगे अर्ज कर दूं कि वो इतने कंफ्यूज हैं, अभी इतने ओवर एक्साइटेड हैं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो सारी बातें ही नहीं की मैंने, जो उन्होंने अभी बयान किए हैं वो तो मैंने सेनेट के फ्लोर पे की हैं। तो इतनी एक्साइटमेंट में फैक्ट्स ना भूलें। अगर मेरा जुर्म है कि मैंने बाबर सत्तार साहब की तकरीरी के अतर मिल्ला साहब से 19(1) के तहत सवाल किया था और जवाब में तजाद आया है, डिस्क्रिपेंसीज आई हैं, कन्फ्यूजन बढ़ गया है, कुछ छुपाने की कोशिश की गई है, तो वो आईने की तरह क्लियर है। और मैं तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक लफ्ज पे खड़ा हूं। मैं अपनी बात, इंसान की अगर जबान ना हो ना तो उसका कुछ भी नहीं होता। और यहाँ तो मुझे जर्मनी में अंडे महंगे हो गए तो उन्होंने मुझे बुला लिया, कराची में बारिश हो गई तो मुझे बुला लिया। भाई जिन्होंने कंटेम्प्ट किया है, जिस मौलाना साहब ने जाके डंडे लाठी पत्थर के साथ सुप्रीम कोर्ट को कहा हम घसीटेंगे, 5 जजों की कुर्बानी ले लेंगे, जान से मारने की धमकी दी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा काली भेड़े हैं, आज की जो वो दे रहे हैं बेलें। और उसके बाद रऊफ हसन साहब, उमर अयूब साहब और दीगर जो बातें जजेस के बारे में नाम लेके कर रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया पे, और जो पगड़ियां उछाल रहे हैं, वो किसी खाते में नहीं है। आपके लिए शराब हलाल है, मेरे लिए हराम है, मिसाल के तौर पर। मतलब ये बकवास आप कब तक एक्सेप्ट करेंगे? आप समझ रहे हैं कि आप मुल्क तोड़ के अपनी सियासत कर लेंगे क्योंकि आप पॉपुलर है? नहीं सर, ऐसा नहीं होने वाला। और मुझे जहां तक ये दर्स दे रहे हैं और मुझे जो कंटेम्प्ट के भाषण दे रहे हैं और मुझे जो अदलिया के निजाम, मैं तो जाई अदालत की वकार के लिए रहा हूं। अगर मुझे, तो मैंने कहा है जिनको मैं ऑनरेबल नहीं समझता उनके आगे ऑनरेबल भी नहीं लगाऊंगा। मैं तो बड़ी क्लैरिटी के अंदर हूं। लेकिन जिस कंटेम्प्ट के मैं करीब से भी नहीं गुजरा, वहां तो मुझे कंटेम्प्ट ने बुला लिया है, तो मुझे मेरा जुर्म तो बताएंगे। लेकिन इनकी एक्साइटमेंट ये है कि ये बेचारे ये लगे हुए हैं कि जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिला दिया सेनेट से मिला दिया, कराची से मिला दिया, दफ्तर से मिला के मेरा कारोबार से, उसका लंदन की हर चीज ने मिला दी। भाई फैक्ट्स को समझा करें, पॉलिटिक्स अबाउट फैक्ट्स। फैक्ट्स अगर आपके पास नहीं है, आपकी ज्यादा लंबी ऊंची आवाज में तकरीर करने से कोई ओवर एक्साइटेड होकर आपको ही नहीं कह देगा। और जो नंबर आप बनाना चाह रहे हैं, मरवत साहब एक जेन्युइनली काम कर रहे थे, आप तो वैसे ही इनजेन्युइन काम कर रहे हैं। आपका ट्रैक आते हुए देर थोड़ी लगेगी, मुझे भी 1 सेकंड लगेगा कि किधर आप बात करते, किधर आप मिनते करते, किधर आप पैर पड़ते। आप पुटअप कर दें यहाँ शो ये आपके चैनल के ऊपर, मंसूर साहब के, हम के ऊपर, तो लोग नहीं क्या समझते? खान साहब आपके बारे में भी समझते हैं। पंचोता साहब इतने नादान ना बने। योर एक्साइटमेंट विल नॉट कवर योर actual activities, and we all know that. So be careful while talking and stating the facts. जी पंचोता साहब, आपको को आवाज आ रही थी सही तरह? फैक्ट्स वो कह रहे हैं जी, फैक्ट्स तो ठीक कर लें। आप मेरे साथ वो चीज एसोसिएट कर रहे हैं जो मैंने कही भी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि जो वाडा साहब ने बात की कि आप रात को कहाँ बात करते हैं, दिन को कहाँ बात करते हैं, इसके ऊपर मैं जवाब दूंगा कि मैं लानत भेजता हूँ जो दिन में कहीं और बात करते हैं और रात को कहीं और बात करते हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मेरे माँ बाप ने ऐसी तरबियत नहीं की कि दोनों तरफ खेलूं। जो खुद दो विकेटों दोनों तरफ खेलते हैं ना, वो किसी के ऊपर फ़ौरन ही कह देते हैं। और अगर इनको मजीद तसल्ली चाहिए ना, तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हलफ देने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे इस बात का ये नहीं है। ये पंचोता साहब, ठीक है पंचोता साहब, 1 मिनट सर सुन ले। आपने कहा कि मैं लानत भेजता हूं उनके ऊपर जो दिन में किसी से बात करते हैं, रात में किसी से बात करते हैं। वो इमरान खान साहब जब जनरल बाजवा से मिलने के लिए 2 दफा गए थे प्रेसिडेंट हाउस, उसे क्या कहेंगे? नहीं, इन्होंने मेरे ऊपर बात की है। इन्होंने कहा है कि आप दिन को इधर होते हैं
और रात को किसी और से बात करते नहीं, हैं। वो तो हो गया सर, वो आपने अपनी बात तो कर ली, बात की है आपने अपनी सर अपनी बात तो कर ली। जब मैंने बात की है ना जी, मैं उस पर भी जवाब दूंगा। हाँ, इन्होंने इसलिए बात की है क्योंकि मैंने कहा है कि आप किसी के कहने के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है। इस बात की इन्हें जो है वो मिर्चें लगी हैं, और मिर्चें लगें बिल्कुल, हमने कहना है, क्योंकि सबको पता है कि आपका नाम सेनेट के लिए किधर से आया था, अनवार काकड़ का किधर से आया था, पूरी दुनिया जानती है। तो क्या आपको किसने वोट दिया था, और किसके कहने के ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसके कहने के ऊपर आप पहले ही कहते हैं कि मैं किसके कहने पे करते हैं, वो कह रहा हूँ कि आप कह दें, आप बता दें, आप बता दें कहने के ऊपर आप की शो के अंदर बैठ के पहली प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं कि ये होने वाला है। हमें पता है कि आपको किधर से आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह किधर से हम अपने बताएं तो सही। बेशक 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 हम नए आए होंगे, बेशक हमें 4 साल हुए होंगे, बेशक बतौर वकील हमारी नुमाइंदगी होगी, और एज एक जमात के अंदर हमने टिकट लिया, और एज हम यहाँ पर आकर उनकी नुमाइंदगी करते हैं। पॉलिटिक्स में भी एक शमूलियत हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई को जिस वक्त आप लोग सारे भाग गए थे, उस वक्त हम खड़े थे, और उसके बाद जब जब जो हालात बुरे आए, हम अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के साथ खड़े हैं, और हमें पता है। मंसूर साहब वाडा साहब जवाब देना चाह रहे हैं सर। मंसूर साहब, जी वाडा साहब, गो अहेड। मंसूर साहब, वाडा साहब, रुक जाए। पंचोता साहब ने एडमिट कर लिया है कि 9 मई को हम खड़े थे, हमने किया है, हम भाग गए थे। मेरी जान, मैं भागा नहीं था, मुझे तो निकाल दिया गया था। मैं भागने वाली फेरिस्त के बेशर्मों की शक्लों वाला आदमी नहीं है जो पीटीआई के हाथ बांध के पीछे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपने अभी एडमिट किया है कि आप 9 मई को खड़े रहे थे, आप पीछे मत भागना, आप पीछे मत भागना। आप लानत की बात की है। दूसरा ये पंचोता साहब, मेरी बात सुन ले, एक्साइटेड हो, पानी पी ले, पानी पिए, पानी भिजवा दूं आपको, जूस भिजवा दूं सर। मुझे सर, मेरी बर्दाश्त तो इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। मेरी जितना बर्दाश्त नहीं करने के चीखें निकलना शुरू हो नहीं आती। मैं दोनों तरफ खेलने वाला भगौड़ा नहीं हूँ, आप ऐसे नहीं कह सकते। आप मेरी बात देखिए, मेरी बात सुनिए, आप तो बड़े पर्सनल हो गए। मैंने तो आपको सिर्फ इतना सा कहा था, देखिए मैंने तो आपको इतना कहा था, आप रात को कहाँ बात करते हैं, दिन को कहाँ बात करते हैं, आप तो बड़े परेशान हो गए। चले मैं जी आगे चलूँ, मैं चले भाई को पानी पिला दे मंसूर साहब। अच्छा पंचोता साहब, मैं इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज आप फैक्चुअल गेस्ट को बुलाया करें जी। यहाँ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। चले पंचोता साहब, एक्साइटेड। मैं बिलाल कियानी साहब के पास जाता हूँ। साहब, मैंने तो आपके लिए कहा ही नहीं, मैंने तो आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया कि आप कहां से, मैंने कहा रात को बात करते थे, आपकी एक्साइटमेंट आपने बता दिया कि आप कहीं बात कर रहे थे, आपने एडमिट किया, और 9 मई के ऊपर भी आपने एडमिट किया है कि आप 9 मई में खड़े रहे, तो फिर उसका म्यूजिक का ट्रायल भी तैयार हो जाए। और तीसरा ये मंसूर साहब, पंचोता साहब को रिक्वेस्ट करें कि मेरी बात से मेरे झूठा इल्जाम लगाए, मैं उसकी बिल्कुल आपका हक बनता है पंचोता साहब। आपको आपने मुझे मिर्चें दी हैं, मैं मिर्चें तो नहीं खाता, लेकिन मैं आपको तोहफे के तौर पे गाजर जरूर पेश कर सकता हूँ। अच्छा चले आगे, आपको ज्यादा पसंद है वो सर आगे चलते हैं, आगे मिर्चें ना लगे आपको, आगे चलें सर, आगे चलते हैं। मंसूर साहब, क्योंकि हरी मिर्च खा के तो मिर्चें लग जाती है ना, पानी पीना पड़ेगा, मैं तो गाजर दे रहा हूँ। चले नहीं सर, वो सब्जियां बंद कर दें, आगे चलते हैं बिलाल कियानी साहब के पास। कियानी साहब, सर ये सारी सूरत हाल जो हो रही है, लग इस तरह रहा है कि ये जो रिजर्व सीट्स का केस है, शायद इसके अंदर भी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन सकती है। लग नहीं रहा ये सीटें वापस आपके पास आएंगी। मंसूर साहब, देखिए मामला सब जुडिस है, फुल कोर्ट बैठा हुआ है, लाइव प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो लेट्स सी वेयर इट गोज। मुख्तलिफ जजेस हैं, उनके मुख्तलिफ रिमार्क्स आते हैं सामने, मगर देखिए बुनियादी तौर पे जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि ये जो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स थे, जब इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की, और इनकी जो बड़ी 4-5 स्टार ये कहते हैं इनकी लीगल टीम है, जो नेशनल असेंबली के भी फ्रंट रो में अपोजिशन की साइड पे बैठी होती है, और वकील गिनवा के थक जाते हैं, उस टाइम पे क्या इनको नहीं पता था कि जिस जमात को ये ज्वाइन कर रहे हैं उसने जनरल सीट्स पे कंटेस्ट नहीं किया हुआ, उसने कोई लिस्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की नहीं सबमिट की हुई, और ये आगे नहीं एलिजिबल होंगे। ये फैक्ट्स इनको या तो पता नहीं थे तो फिर पूरी लीगल टीम फायर होनी चाहिए, और ये इनके तो बल्कि एक मेंबर स्पीकर भी रहे हैं, असद कैसर साहब, तो ये अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग थी तो इन सबको छुट्टी हो जानी चाहिए। अगर ये अंडरस्टैंडिंग थी और इसके बावजूद इन्होंने किया, तो फिर इनका यही ख्याल था कि आज इधर घुस जाओ, कल फिर हम आके रोना पीटना शुरू कर देंगे, फिर ये रोए पीटे। अब टेक्निकली लीगली इलेक्शन कमीशन ने एक चीज कर दी कि इनकी सीट नहीं बनती, बाद में एक ही इंटरप्रिटेशन हुई कि ये सीट्स वेकेंट नहीं रह सकती, इसलिए जो रिमेनिंग पार्टीज है उसको दे दी जाए। बहरहाल मामला आज सुप्रीम कोर्ट में है,
हमारी ये सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रेट, बाद में सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला आएगा हम तो उसे तस्लीम करेंगे। मगर मैं ये फैक्ट जरूर रखना चाहता हूं कि पीटीआई ने ये फैसला सोच समझ के इन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए उस टाइम किया था, इसलिए आज इसको इस पे रोना पीटना नहीं चाहिए। उनको पता था वो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं और इसके रैमिफिकेशंस क्या होंगे। वाडा साहब, एक और डेवलपमेंट मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जारी बात, अभी आप थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि आपने बड़ा टाइम गुजारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ये परवेज़ इलाही साहब बाहर आ गए हैं लेकिन एक्टिव नहीं हुए, अभी तक कहीं नज़र नहीं आए। मतलब वो तो बड़ी प्रेसिडेंट, गालबन उनकी प्रेसिडेंट की पोजीशन है, वो एक्टिव नहीं हुए। और शाह महमूद कुरैशी साहब भी अब बरी हो चुके हैं, तो और अहलियत भी हो गई है उनकी इलेक्शन लड़ने के लिए। आप देख रहे हैं कि क्या परवेज़ इलाही साहब अब होंगे एक्टिव या नहीं होंगे? अब तक कोई बयान नहीं आया उनका। देखिए मंसूर साहब, एक तो ये कि एज ऑलवेज परवेज इलाही साहब ने बड़ी कुर्बानी दी है पार्टी के लिए, लेकिन उनको सिले में ये मिला है कि जिस दिन उनकी रिहाई का ऑर्डर आ रहा था उस दिन अचानक से नमूदार हो गए बहादुर अहमद अजहर साहब। जी जी। और अहमद अजहर साहब ने आके ये भी कहा कि मुराद सईद साहब भी बाहर आने वाले हैं, जबकि मैंने उसी वक्त ट्वीट किया कि मुराद सईद नहीं आएंगे। उसके 2 दिन के बाद पीटीआई के चेयरमैन समेत सबने कहा कि मुराद सईद को नहीं आना चाहिए। मेरे 2 सवाल है, मेरे 2 सवाल ये है। पहला सवाल ये है कि जो नमूदार हुए थे उन्होंने कहा कि मुराद सईद बाहर आ रहे हैं, मैंने उसी वक्त कहा वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ सकते। और उसके बाद पूरी पार्टी ने कहा कि उनको नहीं आना चाहिए। तो क्या वजह है कि मुराद को कहा है कि बिल्कुल नीचे छुपे रहो? क्या वजह? ये आप लोगों ने ढूंढी है। ठीक है। दूसरा ये है कि आपने ये ढूंढना है कि सुप्रीम कोर्ट खुला था, ये तो बिल्कुल ठीक खुला था, आईनी इशू था, इसलिए मॉनिटर करने के लिए उन्होंने रात को अदालतें खोली। जज अतरमुल्ला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खुली थी रात के अंधेरे में? उसकी क्या वजूहत है? उस वक्त क्या आईनी बहरान था? क्या था या नहीं था? और था तो क्या था और क्यों था? क्या कोई ख्वाब था, कोई मदाखलत थी या नहीं थी? नहीं, वो मुझे याद आ गया वाडा साहब, वाडा साहब मुझे याद आ गया। मेरे ख्याल में उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायद एक पिटीशन फाइल हुई थी कि मुल्क में मार्शल लॉ ना लग जाए, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मेरे ख्याल में कोई इस तरह की एक पिटीशन फाइल हुई थी। तो सर अगर मंसूर साहब मैं आपका तज्जिया मान लूं, अगर मान लूं क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी है, तो क्या ख्वाब आया था या कोई मदाखलत थी या किसी ने इन्फॉर्म किया था कि रात को 12 बजे स्टाफ भी आ गया, मीडिया के भी वो रिपोर्टर्स आ गए जो उनको कवर करते हैं, अदालतें खुल भी गई? वो क्या था? अगर मैं आपकी बात मानूं, मैंने आपसे कहा आप ढूंढ लें, और आई विल हैव टू रीचेक कह रहे हैं तो फिर वो पिटिशनर नहीं, मैं रीचेक करता हूं इसको। इट विल बी अ फेवर फॉर पाकिस्तान एंड डेमोक्रेसी। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो उससे हमें कुछ नई चीजें मिलेंगी। आप अगर मैंने ये ढूंढ लिया कि ये जी। अच्छा, मेरा ख्याल है सर, क्योंकि पाकिस्तान की सिंध बदल जाएगी। अच्छा, ये इतने गहरे सवाल हैं ये? जी सर, जी सर, दोनों बड़े गहरे सवाल है। क्योंकि सर देखिए, अभी तक प्रॉक्सी कहा था मुझे अतर मिल्ला साहब ने, तो अभी तक तो शवाहिद दे नहीं सके। तो जब जिस जुर्रत से उन्होंने बताया था, मुझे प्रॉक्सी का लेबल लगाया और इंडियन अखबारों ने मेरी तस्वीरें हेडलाइंस लगाई, तो मैं उसी जुर्रत का इंतजार कर रहा हूं को प्रूफ भी करे, क्योंकि जज तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता ना। लेकिन जज होते हुए उन्होंने ब्लेम किया, तो अब उसको प्रूफ तो उन्होंने करना है। और अगर मेरा गुनाह प्रॉक्सी के सवाल पे भी ये गुनाह कबीरा, तो सर माजरत करता हूं, मैं फिर ये कबीरा गुनाह करता ही रहूंगा। ये मेरे ख्याल में पंचोता साहब के पास दोनों सवालों के जवाब होंगे। पंचोता साहब, पहला सवाल, मुराद सईद साहब को वाडा साहब ने कहा कि वो नहीं आएंगे, आपकी जमात ने कहा नहीं आना है, ये किस तरह हुआ सर? वो क्यों नहीं आ रहे? बाकी सारे आ गए तो उनको भी बुलाएं बाहर। देखें, मुराद सईद जो हैं उसके हवाले से खान साहब की उनको इंस्ट्रक्शंस हैं और खान साहब की हदायत के ऊपर इस वक्त वो सामने नहीं है। उसकी रीज़न एक ये भी है क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से लोगों के साथ जुल्म ज्यादती और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सिलसिला उठा लेना, अगवा कर लेना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना और सारा सिलसिला था, मुराद सईद के हवाले से कुछ हमें अच्छी जो है वो खबरें वायद नहीं थी कि उस हवाले से हमें था कि खास तौर पर उसे टारगेट किया। सर पूरी पार्टी तो आ गई है पंचोता साहब, पूरी पार्टी तो बाहर आ गई है, अब रह कौन गया? देखें इमरान खान साहब जिस वक्त उन्हें हदायत करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला आएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा रहनुमा जो है वो खान साहब के कहने के ऊपर सामने आएगा नहीं आएगा, कोई किस पोस्ट के ऊपर जाकर अपनी परफॉर्मेंस देगा, कोई बाहर जाएगा नहीं जाएगा या क्या करेगा, इससे किसी को क्या मसला हो सकता है। लेकिन अगर खास तौर पर यह कहा गया है कि आप जाकर इस मामले को उठाएं ताकि वो आए, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि पंचोता साहब, आपने अभी कहा कि मुराद सईद साहब ने सवाल करें ना, हम सुने साहब सवाल करेंगे सर, सुनिए तो क्यों पूछेंगे? इसमें भी मुल्की सलामती का मामला आ गया, क्या इसके अंदर भी जो है वो
हाई कोर्ट का मामला आ गया कि हाई कोर्ट ने जो है वो कह दिया है, या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मंसूर साहब, मामला पैदा इनको हो एक गया शो पे बुला है। लें और इनका राग सुनते रहें कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक तो इनकी आवाज भी मुझे इरिटेट कर रही है, उनके बात करने का तरीका भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इस तरह बात करें, मुझे समझ तो आए ना। मैं ये कह रहे हैं कि मुझे मंचोदा साहब की बात समझ ही नहीं आ रही। मैं वाडा साहब वो और मैं ऐड करता हूं पंचोता साहब मेरा सवाल, एक मिनट सर, पंचोता साहब मेरा सवाल तो सुन ले सर। आपने अभी कहा कि मुराद सईद साहब ने पैगाम पहुंचाया है इमरान खान साहब को कि मैं अब मंजर आम पे आना चाहता हूं, किसके जरिए पैगाम पहुंचाया है ये? देखें, उनका राब्ता जो है मुख्तलिफ गाजर पहुंच गई है मेरे ख्याल के साथ है, और मुख्तलिफ सोर्सेज से उनके जो है वो मैसेज आ जाते हैं, और उस मैसेज के जरिए ही हमें जो है इत्तला मिली और खान साहब तक कन्वे किया गया। लेकिन जो है वो सोर्स तो मैं अभी यहाँ पर नहीं दे सकता था कि उससे पहले को सोर्स के पास पहुंच जाएं और सोर्स को उठा लें। तो लिहाजा जो है वो खान साहब का फैसला है, वो जिस वक्त कहेंगे वो इंशाल्लाह आएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको पता ही है कि मुल्क के अंदर जो आईनी सारे काम चल रहे हैं ना मंसूर साहब, सवाल ये उनको क्यों रोका जा रहा है? बाकी पार्टी को आने दे रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं वाडा साहब, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का डर है कि गिरफ्तार हो जाएंगे वो, इस वजह से। देखिए वाडा साहब को कह रहे हैं कि जो खवातीन हो रहे हैं वो नहीं है। वाडा साहब की बात सुनिए जी, वाडा साहब कुछ कह रहे हैं। पंचोता साहब जी, वाडा साहब गो अहेड। जी मैं सर ये रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि देखिए, मुराद सईद ना दहशतगर्द है, ना कातिल है, ना कोई इश्तिहारी है, ना वो ऐसा कोई मुजरिम है जिसने कोई डकैती कर दी है बैंक के अंदर। आखिर क्यों पार्टी हिदायत करती है बार बार कि वो ना इमरान खान साहब को क्यों कंसर्न है? अगर मैं इनकी बात मानूं, वैसे तो इनको ना 3 का पता है ना 13 का पता है, लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी हमें आया, वसूख से आया, फलानी जगह से आया और इमरान खान को इतला हो गया, आपने पकड़ लिया कि भाई इमरान खान को कैसे मैसेज पहुंचा। वो ऐसे पहुंच गया जी, घर के अंदर वो गाजर थी और मूली थी तो मैंने वो बनाया तो वो सब्जी बन गई, तो तेल नहीं था तो चूल्हा जल गया। टेल हिम टू बी फैक्चुअल, ही शुड अंडरस्टैंड ही इज रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी ऑन ए नेशनल लेवल। आपका चैनल पे एक आप क्रेडिबल एंकर के सामने बैठे, आप क्रेडिबिलिटी से बात नहीं करेंगे, आपको उड़ा दिया जाएगा। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता, मैंने अभी भेजी थी गाजरें और मूलियां, लेकिन आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि इतना जल्दी पहुंच कैसे कर गया। पंचोता साहब, आप ना सर बात आराम से करें, प्यार से करें, कड़वी बात करें, हम सुनेंगे। मुझे पता है यू ओवर एक्साइटेड, आई नो। लेट मी टेक अ ब्रेक, लेट मी टेक अ ब्रेक, ताकि कूल ऑफ करते हैं सर, कूल ऑफ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब आपका, नईम हैदर पंचोता साहब और बिलाल कियानी साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान के हालात के हवाले से तो काफ़ी बात हुई, दूसरी जगह भारतीय इलेक्शंस के रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं और बीजेपी के लिए जहाँ पे जीत तो आई है उनके अलायंस के लिए, लेकिन जितने नंबर वो हासिल करना चाह रहे थे वो नंबर उन्हें नहीं मिल सके हैं। तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे, भारतीय तज्जियाकार भारत से हमें ज्वाइन करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भारतीय लोकसभा के इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए ने 293 सीटें जीतकर अक्सरियत हासिल कर ली। 2019 के इंतखाबात में एनडीए इत्तेहाद ने 353 सीटें जीती थीं। 7 मरहलों पर मुश्तमिल 1.5 माह जारी रहने वाले इंतखाबात में एनडीए और इंडिया अलायंस आमने सामने थे। लोकसभा में सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी भी जमात को 543 में से 272 नशिस्तें हासिल करना थी। अब तक के नताइज के मुताबिक एनडीए सादा अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है, जबकि इंडिया अलायंस 232 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर है, जबकि दीगर जमातों ने 18 सीटें जीती हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अब एक चैलेंज का सामना है। 2014 हो या 2019 के इंतखाबात के बाद की वजारत उज़्मा, नरेंद्र मोदी ने कभी भी मुश्किल फैसले करते हुए अपने इत्तेहादियों पर इन्हिसार नहीं किया, लेकिन अब सूरत हाल मुश्किल है। अगरचा बीजेपी 243 सीटें जीतकर लोकसभा में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, लेकिन सादा अक्सरियत ना मिलने के बाद नई हुकूमत इत्तेहादियों की बैसाखियों के सहारे खड़ी होगी। भारतीय इलेक्शन पे मजीद बात करेंगे। भारतीय सीनियर तज्जियाकार सुधींद्र कुलकर्णी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा, इलेक्शंस के हवाले से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी 400 से भी ज़ायद सीटें हासिल करेगी, एग्जिट पोल्स भी उसके बाद उनकी फेवर में आए, आखिर ये हुआ क्या है? तमाम अंदाजे एग्जिट पोल्स गलत किस तरह साबित हो गए? देखिए, ये मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जिन लोगों ने सिर्फ एग्जिट पोल देखा या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के दावों को सुना,
जी। उनके लिए शायद ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन अवाम ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और ये एग्जैक्ट पोल है, वो एग्जिट पोल था। पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने एक माहौल बनाया था कि हमें तो कोई हराने वाला है ही नहीं। हम पिछली बार जितनी मिली थी उससे भी हम बहुत आगे जाने वाले हैं, यानी अब की बार 400 पार। जी। आपको मालूम होगा कि हमारा पार्लियामेंट, यानी जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जिसे हम लोकसभा कहते हैं, उसका साइज है 543। 543 में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 303 थी और अपने सभी पार्टनर्स के साथ 353 थी, 353। जी। अब उनका दावा था कि अब इस बार 400 से भी आगे जाएंगे और मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है माहौल बनाने में, उन्होंने भी उनको साथ दिया। तो लग रहा था कि अब तो इन्हें रोकने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन भारत की आवाम ने उन्हें रोका है और भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर मेजॉरिटी नहीं मिली है, यानी 272 जो मिलना चाहिए था उससे वो काफी 50-60 सीटें कम हुई है। अब उनकी सरकार बन सकती है, हुकूमत बन सकता है, क्योंकि उनके साथ कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जिनको लेकर उनका नंबर, उनकी संख्या कम से कम 290 तक आ गई है। तो हो सकता है कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन जो पहले दबदबा था, जो इनका एरोगेंस था, वो नहीं रहेगा। अब आगे के जो 5 साल है, इन 5 सालों में भारतीय पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे। ठीक। इसका एक जो साइन है वो यह है कि भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, यूपी, जहां 80 सीटें आती है, उन 80 सीटों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो तो कह रहे थे कि 80 में से हम 70 से भी आगे ले जाएंगे, अब आधे से भी कम आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि बड़े सूबों में दूसरा एक बड़ा सूबा है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल सिटी है बंबई, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी हार हुई है वहां। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी फिर एक बार वजीर आजम बन सकते हैं, लेकिन पहले जो उनका एक जो लेजिटिमेसी थी, जो क्रेडिबिलिटी थी, वो काफी कम हुई है। अच्छा कुलकर्णी साहब, ये बताइएगा, अब जाहिर बात है नंबर्स तो अब काफी हद तक सामने आ गए हैं, आप क्या समझते हैं क्या वजह बनी है कि जिसकी वजह से बीजेपी के नंबर्स इतने कम हुए? अभी जो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा धक्का मिला है, शॉक मिली है, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। एक तो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी रही जिससे अमीर ज्यादा अमीर हो गए और गरीब और मिडिल क्लास वहीं पे वहीं रह गई। ठीक है। पिछले 4-5 सालों में इतनी महंगाई बढ़ गई, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, तो ये जो बहुत बड़ा अवाम है, गरीब, मिडिल क्लास, किसान, उनको लगा कि भारत तो इकोनॉमिकली बहुत बड़ी तरक्की कर रहा है, अब दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन इसमें हमें क्या मिला? तो उनके लिए मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, जो प्रॉमिसेस किए थे, उन प्रॉमिसेस पर वो खरी नहीं उतरी। ठीक। एक कारण। दूसरा कारण, मोदी सरकार ने पिछले 5-10 सालों में एक नफरत की राजनीति, नफरत की पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स चलाई, यानी भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करना और इसके कारण हिंदुओं का वोट सब एक वोट बैंक बनाना। और इस चुनाव के, इस इलेक्शन के कैंपेन में भी जिस प्रकार से, जिस ढंग से वजीर आजम मोदी और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लीडरान, उन्होंने जो एक झूठ की
कैंपेन की उसका रिएक्शन अवाम से निकला है। अवाम ने इस नफरत की पॉलिटिक्स को ठुकराया है। ठीक। तीसरा कारण, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने पिछले 5 सालों में अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को किस तरह से बिल्कुल गलत ढंग से, अनडेमोक्रेटिक ढंग से उनके खिलाफ कार्रवाई की, कुछ चीफ मिनिस्टर्स को जेल भेजा, उनके खिलाफ मुकदमे चलाए, सिर्फ इसलिए कि डर का माहौल पैदा करो, ताकि सरकार का मुकाबला, सरकार का विरोध कोई ना कर सके। ठीक। और हमारे मुल्क की एक मीडिया का एक तबका वो भी इसमें शामिल हो गया। तो अवाम ने इसको भी ठुकराया है और डेमोक्रेसी को उन्होंने बुलंद किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, और आज जो भी नतीजा निकला है, मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी जीत है। अब कुलकर्णी साहब, बीजेपी ने जो है वो एक सादा अक्सरियत नहीं हासिल की और जाहिर बात है कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ अब हम जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के हवाले से आप क्या समझते हैं, मोदी जी की पॉलिसी में क्या तब्दीली आएगी? यानी ये बहुत अहम सवाल है। हमें बहुत अफसोस हुआ कि इस इलेक्शन के कैंपेन के दौरान वजीर आजम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ अलग नेता, उन्होंने अपने कैंपेन में पाकिस्तान को भी खींचने की कोशिश की और एक पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने का एक षड्यंत्र उन्होंने रचाया जी। लेकिन उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं मिला। वो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे जो उनके अपोनेंट्स हैं, उनको पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, जो बिल्कुल सरासर झूठ था। लेकिन इस प्रकार की झूठ की कैंपेन उन्होंने खड़ी की, अवाम ने इसको ठुकराया है। अब आपका सवाल जो है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जब वजीर आजम बनेंगे, हुकूमत चलाएंगे, क्या पाकिस्तान के बारे में उनका रवैया बदलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि वो यदि कोई लेगेसी, हिस्ट्री में अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो उनको अभी जो मौका मिला है उस मौके का सही इस्तेमाल करके पाकिस्तान के साथ डायलॉग शुरू करें, रिश्ते अच्छे बनाएं, कोऑपरेशन बढ़ाएं, क्योंकि हम तो पड़ोसी हैं और हमेशा के लिए पड़ोसी रहने वाले हैं। जैसे हमारे वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, हम हिस्ट्री बदल सकते हैं लेकिन जियोग्राफी नहीं बदल सकते हैं। हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं, रहेंगे। इसलिए पाकिस्तान में भी भारत के साथ दोस्ती के लिए एक नया वातावरण, एक नया एटमॉस्फेयर बनना चाहिए और भारत में भी बनना चाहिए। और ये मेरी निजी एक्सपेक्टेशन है कि नरेंद्र मोदी इस बार वाजपेयी जी का रास्ता अपनाएंगे और पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश और पूरा हमारा जो ये इलाका है साउथ एशिया का, इस पूरे साउथ एशिया के सभी मुल्कों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाएं। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं ताकि हम इस पूरे साउथ एशिया के डेस्टिनी को बदल सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान में जो भी जिनके हाथ में पावर है, वो भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड भारत के प्रति अपनाएं। सुधेंद्र कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। नाज़रीन, भारतीय तज्ज़ियाकार की गुफ्तगू आपने सुनी। नरेंद्र मोदी हो सकता है कि अब अगले वज़ीर आज़म दोबारा वो बन जाएं, लेकिन वो मेजॉरिटी जो पहले इनकी जमात को हासिल थी, अब वो नंबर्स उनके पास मौजूद नहीं हैं। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।